Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter States of Matter. उसमें हमने पढ़ा था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जिसमें थॉमस एंड्रयूज ने आइसोथर्म्स के बारे में बताया था. ओके, आइसोथर्म्स में हमने ये देखा, इसमें स्टडी किया था कार्बन डाइऑक्साइड पे. ओके, इसमें हमने आइसोथर्म्स बनाए थे कार्बन डाइऑक्साइड के अलग अलग टेम्परेचर पे, और इसमें हमने रियल गैसेस का बिहेवियर देखा था. ओके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखा था. एंड्रयूज ने क्या किया था, थॉमस एंड्रयूज ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, ही प्लॉटेड आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर. उसके बाद उसने रियल गैसेस का बिहेवियर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही स्टडी किया. तो एंड्रयूज ने क्या नोटिस किया कि हाई टेम्परेचर आइसोथर्म्स जो होते हैं वो आइडियल गैस जैसे होते हैं, और गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते बहुत हाई प्रेशर पे. हमने नोट किया था ना कि 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे CO2 रिमेन्स एट गैस, और जब क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 30.98, तब लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ओके, जैसे टेम्परेचर लो होता है तो शेप ऑफ कर्व चेंज करता है और डाटा शो करता है डेविएशन. तो 30.98 टेम्परेचर पे हमने स्टडी किया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स गैस अप टू 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, और 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले दिखी 30.98 टेम्परेचर पे, और 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हल्का सा ये लगा कि हाँ अब लिक्विफाई हो रही है. ओके, तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है जिसमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व की गई, तो इसको हमने दिया नाम क्रिटिकल टेम्परेचर. ओके, और इस टेम्परेचर के अबाव क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विफाई नहीं रहता. तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, वो हो गया क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर. और प्रेशर एट दिस टेम्परेचर, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोला. और ये जो तीनों हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनको हमने क्या बोला, दीज आर द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स. क्लियर. और जैसे जैसे इंक्रीज होता है प्रेशर, वो लिक्विड को कॉम्प्रेस, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इसको कॉम्प्रेस करता है, और कर्व रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्रेसिबिलिटी किसकी, लिक्विड की. उसमें कितना दबाव आया है. तो थोड़ा सा भी कंप्रेशन होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और लो कंप्रेसिबिलिटी इंडिकेट करता है लो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की. तो 30.98 के बिलो जो है बिहेवियर कंप्रेशन का अलग होता है. 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट रिमेन्स एट अ गैस जैसे ही रहता है. ओके, एज अ गैस कब तक, ओनली अप टू पॉइंट बी तक. उसके बाद लिक्विड ऑफ अ पर्टिकुलर वॉल्यूम दिखना शुरू होता है, और दूसरा कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर. क्लियर. लिक्विड और गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट कहाँ होंगी, पॉइंट सी पे. ओके, ये जो हमने इसको डिफाइन किया, पॉइंट सी पे ऑब्जर्व होंगी. एट पॉइंट सी ऑल द गैसेस हैज़ बीन कंडेंस्ड, एंड फर्दर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर से क्या होगा, कंप्रेस होगा लिक्विड. स्टीप लाइन से शो किया. तो जब स्लाइट कंप्रेशन होगा V2 से V3 में, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा P2 से P3 में. तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ईच कर्व शोज द सिमिलर ट्रेंड, यही इसी तरह का कर्व बनेगा. खाली लेंथ जो है हॉरिजेंटल लाइन की इंक्रीज होंगी लो टेम्परेचर पे. ओके, तो जो पॉइंट ए है वो रिप्रेजेंट करता है गैसियस स्टेट. ओके, और डी रिप्रेजेंट करता है लिक्विड, इट रिप्रेजेंट लिक्विड स्टेट. एंड द पॉइंट अंडर द डोम शेप्ड एरिया रिप्रेजेंट एक्सिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम. डोम शेप्ड के नीचे लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम में. क्लियर. तो ये हमें इस जो एंड्रियोस का ने बताया था किस तरह से स्टेट्स जो चेंज होती हैं, लिक्विफिकेशन
ऑफ परमानेंट गैसेस होता है, जैसे गैसेस जो शो करती हैं कंटिन्यूस पॉजिटिव डेविएशन जेड वैल्यू में। कंप्रेशन से क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है क्लोज विसिनिटी में आ जाते हैं और कूलिंग स्लो होती है और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल भी स्लो हो जाता है और इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं और स्लोली मूविंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर और गैस लिक्विफाई हो जाती है। ओके, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वहाँ से लिक्विफिकेशन अकर होना शुरू होता है। तो हम चेंज कर सकते हैं गैस को लिक्विड पे, ओके, और अ लिक्विड इनटू अ गैस। जैसे हम ए से एफ जाते हैं तो क्या होता है, ए से एफ में, ए से एफ पॉइंट तक आप जब जाते हो, येरा ए से एफ पॉइंट तक जब जाते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर हम पॉइंट कहाँ पहुँचते हैं, जी तक पहुँचते हैं कंप्रेस करके एट कांस्टेंट टेम्परेचर अलोंग द आइसोथर्म एट 31.1 डिग्री से, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। उसके बाद हम वर्टिकली डी की तरफ आते हैं और टेम्परेचर लो होता है और जब हम पॉइंट एच क्रॉस करते हैं तो क्रिटिकल आइसोथर्म में तो वी गेट लिक्विड। ओके, तो इस तरह से इसमें आइसोथर्म के थ्रू स्टेजेस कंप्रेशन की बताई गई हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड पासेस इनटू गैसियस स्टेट, ओके, और सरफेस सेपरेट हो जाती है टू फेसेस की। ओके, जैसे आप देखो, आप वाटर बॉयल करते हो तो क्या होता है, वेपर्स अलग आपको दिखते हैं। तो अ गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उसको भी लिक्विफाई किया जाता है प्रेशर में, इसको बोलते हैं वेपर ऑफ द सब्सटेंसेस। ओके, उसको क्या बोलते हैं, वेपर ऑफ द टेम्परेचर। एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पासेस इनटू गैसियस स्टेट। ओके, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो सरफेस होता है सेपरेट करता है टू फेसेस को, वो डिसअपियर हो जाता है और वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है अगर अपन उस पर प्रेशर डालें, तो उसको बोलते हैं वेपर ऑफ अ सब्सटेंस। कि जैसे सिंपल तो वेपर्स आप कैसे देखते हो, पानी बॉयल कर रहे हो, उस पर आप ढक्कन लगा दो तो प्रेशर से वो लिक्विड जो है ढक्कन पे आने लगता है और वापस वो पानी जो है टपक के आप जो भी बाउल लेते हो या जिसमें भी आपने गर्म किया उस कंटेनर में गिरने लगता है। कार्बन डाई गैस जो है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वेपर। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो लिक्विफाई हो जाती है। तो ये सब हमने स्टडी किया था कल, मुझे लगा एक बार थोड़ा रिवाइज कराने से क्या होता है, फ्रेश हो जाते हैं कि हाँ कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे लिक्विड स्टेट। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं लिक्विड में गैसियस स्टेट से ज़्यादा, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में होते हैं इतने क्लोज होते हैं कि एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम होता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो लिक्विड क्या होता है, ज़्यादा डेंसर होते हैं, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं मूव हो सकते हैं एक दूसरे से आगे पीछे, दे कैन मूव फ्रीली। तो लिक्विड में इसलिए लिक्विड फ्लो करता है और जिस कंटेनर में आप डालते हो उसकी शेप ले लेता है। ओके, तो उसके कारण क्या है, उसके कारण वेपर प्रेशर है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी है, जिसके कारण वो फ्लो करता है। अब हम देखते हैं वेपर प्रेशर। अगर एक इवैक्यूएटेड कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है और पोर्शन ऑफ लिक्विड इवेपोरेट हो गया है, ओके, वेपर से, तो लिक्विड इवोपरेट्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और कुछ टाइम पर वो कांस्टेंट हो जाता है और एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है लिक्विड और वेपर फेज के बीच में। उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम हो जाता है, वो जितना है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वो कांस्टेंट हो जाता है और एक ऐसी दोनों इक्वल हो जाता है, दे बिकम कांस्टेंट वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में एक इक्विलिब्रियम जो होता है
उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो जब बॉइलिंग करते हैं, कुछ प्रोसेस हैं वेपोराइजेशन के टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर हमेशा मेंशन होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। तो लिक्विड जब को हीट करते हैं ओपन वेसल्स में, तो लिक्विड वेपोराइज हो जाता है सरफेस पे। ओके, तो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वेपराइजेशन बल्क में हो सकता है। कैन अकर थ्रू आउट द बल्क ऑफ द लिक्विड एंड वेपर्स क्या एक्सपेंड फ्रीली होता है सराउंडिंग में। तो फ्री वेपोराइजेशन जो होता है थ्रू आउट द बॉइलिंग, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। फ्री वेपोराइजेशन हो रहा है, हाँ, लगातार भाप बनती जा रही, वेपर्स बनते जा रहे हैं, उसको बॉइलिंग बोलते हैं। और एक्सटर्नल प्रेशर जो है और अंदर का लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो बराबर होता है, तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर एट दैट प्रेशर। ओके, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग टेम्परेचर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। अगर प्रेशर 1 बार है तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, क्योंकि एक बार प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। जैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है 99.6 डिग्री टेम्परेचर। ओके, स्लाइटली लेस होता है नॉर्मल से, क्योंकि एक बार प्रेशर से होता है स्टैंडर्ड। अगर 1 बार है और तो बॉइलिंग पॉइंट है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, अगर प्रेशर इतना है तो ओके, तो 99.6 पे ही बॉयल हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है। ओके, तो लिक्विड हाई एल्टीट्यूड्स में लिक्विड लो टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है सी लेवल के कंपेयर में। क्लियर? तो डेंसिटी लिक्विड की और वेपर की सेम ही है, सेम रहती है, तो क्लियर बाउंड्री आ जाती है लिक्विड और वेपर्स में। जब डिसअपियर हो जाती है क्लियर बाउंड्री कि लिक्विड कौन सा है और वेपर कौन सा है, इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा गया, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था। ओके, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सरफेस टेंशन। तो लिक्विड एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर, ये हमने पहले ही पढ़ा है। ओके, तो हम कैपिलरी एक्शन देखते हैं। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, अपने आप मरकरी राइज करता है। ये सब किसके कारण है, सरफेस टेंशन के कारण है। तो एक मॉलिक्यूल जो है लिक्विड का एक्सपीरियंस करता है इक्वल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑल साइड से। पर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, बट ये आप ध्यान से देखिए, जो मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये मैं लिख देती हूँ सब क्लियर हो जाए। लिक्विड नेट अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ होता है उसका, अंदर के मॉलिक्यूल्स भी उसको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, क्योंकि वो सरफेस पे होता है। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स परपेंडिकुलर जाएगा, फोर्स इज टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, इंटीरियर ऑफ द लिक्विड में फोर्स जाएगा। ओके, क्योंकि उसके नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, और कोई मॉलिक्यूल ऊपर नहीं है। ये देखिए, जैसे एक मैं बीकर बनाती हूँ, दिस इज अ बीकर। ओके, हर चीज़ को लिख के बनाकर करो। तो ये मान लो यहाँ तक आपके इसमें वाटर है। ओके, तो इस मॉलिक्यूल को इधर से फोर्सेस है, इधर हैं, और नीचे वाले मॉलिक्यूल भी इसमें जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल्स, नेट अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड। ओके, नेट अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड है।
और इंटीरियर मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्टेड इन, इंटीरियर मॉलिक्यूल क्या है इसके, अट्रैक्टेड इन ऑल द डायरेक्शन. ओके, इंटीरियर मॉलिक्यूल attracted in all directions. ऑल डायरेक्शन में अट्रैक्शन है. तो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल लिक्विड पे सरफेस पे हैं और फोर्सेस साइड में. तो लिक्विड्स टेंड टू ए मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट देयर सरफेस. ओके, सरफेस पे जो है कम होते हैं और ये सरफेस जो लिक्विड है उसमें इंक्रीज होते हैं अगर उसके मॉलिक्यूल को हटाया जाए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम हो जाते हैं. तो इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड चाहिए रिक्वायर है, रिक्वायरमेंट है जिस एनर्जी की टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट, उसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी. उसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी क्या है? द एनर्जी टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, increase the surface area of liquid by 1 यूनिट. उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो सरफेस एनर्जी है. ओके, तो लिक्विड्स में क्या है, वो 10 सरफेस एरिया पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें डाउनवर्ड फोर्स होते हैं और ज़्यादा एनर्जी होती है बल्क के मॉलिक्यूल से, क्योंकि उनमें कोई फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स, एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स. तो लिक्विड टेंड टू है मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट देयर सरफेस. ओके, अगर हम इसको मॉलिक्यूल को निकालें बल्क में से तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम हो जाएंगे. ओके, तो इसी को निकालने पे जो एनर्जी खर्च होएगी वो है सरफेस एनर्जी. क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? सरफेस टेंशन. ओके, इसका सरफेस टेंशन एग्जाम्पल है कैपिलरी में कैसे वो मूव करता है. जो लिक्विड है वो सरफेस टेंशन के थ्रू ही मूव करता है. ओके, तो डायमेंशंस क्या है इसकी सरफेस एनर्जी की? एनर्जी जो हमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हटाने के लिए चाहिए. तो सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स एक्टिंग. अब हम इसको थोड़ा समझा दिया है, अब हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे. तो सरफेस टेंशन क्या है? डिफाइंड एज द, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन. परपेंडिकुलर है ना, नीचे की तरफ से फोर्सेस हैं, खींच रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. सरफेस ऑफ लिक्विड में फोर्स जो है एक्टिंग कर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो सरफेस ऑफ द लिक्विड में जो हम यहाँ पे देख रहे हैं सरफेस टेंशन क्या है? तो फोर्स हमें चाहिए इसको हटाने के लिए जो यूनिट लेंथ में परपेंडिकुलर जो मॉलिक्यूल हैं. ओके, तो जो लाइन ड्रॉ हो गई है कि भाई इतने एरिया में हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल को पुल अप करने के लिए, तो दैट इज़ सरफेस एनर्जी. और जो उसमें अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल का, जिससे एक टेंशन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज़ सरफेस टेंशन, क्योंकि नीचे मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन है कि नीचे की तरफ से फोर्सेस आ रहे हैं. तो इसको इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर. ओके,
तो इसमें अलग अलग बताया गया है, तो आपको सिंपली अगर आपने डायग्राम समझ लिया है सरफेस टेंशन का, ओके, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम इसे गामा से डिनोट करेंगे, ओके। ओके, गामा से डिनोट करेंगे, और इसका जो डायमेंशन है वो होगी और एसआई यूनिट होगी इसकी, ये एसआई यूनिट होगी, तो गामा से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो ये हमने सरफेस टेंशन का बोला। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ लिक्विड विल बी व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम। लोएस्ट एनर्जी कब होगी? जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा। स्फेरिकल शेप जो होता है सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। जब मरकरी ड्रॉप्स जो होती हैं, मरकरी को आप ड्रॉप करते हो तो कैसी होती हैं वो? मरकरी ड्रॉप कैसी होती हैं? मरकरी ड्रॉप्स आर ओके, मरकरी ड्रॉप कैसी होती हैं? स्फेरिकल नेचर होती है। इट इज़ स्फेरिकल इन नेचर, ओके। स्फेरिकल शेप कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कोई शार्प ग्लास एज है, उसको क्या करता है, गर्म करते हैं तो मेल्ट होके लिक्विड में चेंज होता है और राउंड हो जाती है उसकी शेप, ओके। और उस एजेस और राउंडेड शेप हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। तो सरफेस टेंशन की वजह से तुरंत वो राउंड शेप ले लेता है। जब भी जैसे कॉर्नर है टेबल्स के, उसको हमने जैसे ही किया तो क्या हुआ, वो चेंज हो गया, ठीक है, राउंड शेप हो गया। फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बोला जाता है। और मरकरी को भी अगर आप ड्रॉप करते हो तो स्फेरिकल शेप में आता है, तो राउंड शेप ले लेता है। तो लिक्विड टेंड टू राइज और फॉल इन कैपिलरी, एक और लिख लेते हैं इसको, टेंड टू राइज एंड फॉल इन कैपिलरी। ये सब किसके कारण है? दिस इज़ ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमने देख लिया क्योंकि वो सबसे ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं, नीचे की तरफ से परपेंडिकुलरली उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण उन पर जो है मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है सरफेस पे, ओके। तो मॉलिक्यूल में सरफेस एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, ओके। तो molecules on the surface experience net downward force and have more energy than the molecules in the bulk, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनको बाहर निकालने के लिए, ओके। ओके, तो मैग्नीट्यूड जो है सरफेस टेंशन का, अब आपने जैसे मैंने 3 एग्जांपल दे दिए। जैसे लिक्विड राइज और फॉल होता है कैपिलरी में, लिक्विड वेट द थिंग्स बिकॉज दे स्प्रेड अक्रॉस देयर सरफेस एज थिन फिल्म ना। लिक्विड यान गीले हो जाते हैं क्योंकि वो स्प्रेड होता चला जाता है, ओके। तो आप थिन फिल्म ऑफ वाटर देखते हो, ड्रॉपलेट्स देखते हो, जैसे गेहूं की बालियों के ऊपर सरफेस टेंशन के कारण उनकी एक स्फेरिकल शेप होती है, ओके। स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी लिक्विड में आती है सरफेस टेंशन के कारण। क्या आती है? स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी। स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी stretching property in liquid due to surface tension, ओके। स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी किस में आती है?
सरफेस ऑफ लिक्विड में, ओके, ड्यू टू सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस पे क्या होता है, ड्रॉपलेट स्लाइटली फ्लैटेंड होती है फ्लैट सरफेस पे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पर। ये देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ, फ्लैट सरफेस पे क्या होता है, ड्रॉपलेट्स स्लाइटली फ्लैटेंड होती हैं, ओके, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पर इन द ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट, ओके, जब ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट ड्रॉप्स जो होती हैं परफेक्टली स्फेरिकल होती हैं, परफेक्टली स्फेरिकल होती हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है, किसके कारण, इनका शेप चेंज हो जाता है ग्रेविटी के कारण। तो मैग्नीट्यूड जो है सरफेस टेंशन का डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने हैं मॉलिक्यूल्स में। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लार्ज होते हैं तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होती है, ओके। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं लार्ज हैं तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी, है ना। उतना ही उस मॉलिक्यूल को अगर हम फोर्स से बाहर निकालना चाहेंगे तो मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि बल्क में तो उतना फोर्स नहीं होता है चारों तरफ से मॉलिक्यूल। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ज़्यादा खिंचाव रहता है नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली, ओके। और इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। वो डिक्रीज होने से सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाती है, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगे, ओके, क्लियर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर तो क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज होने से इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन जो होता है जिससे कारण सरफेस टेंशन में वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्लियर। तो इस तरह से हमने पढ़ा सरफेस टेंशन के बारे में। एक और इसी में आएगा लिक्विड में, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसका मतलब है रेजिस्टेंस टू फ्लो। इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो। जैसे आप पानी को देखते हो तो पानी एकदम जल्दी से फ्लो हो जाता है ना, और ये कोई गाढ़ा शरबत है या आप कोई गम है ना, गोंद जिसे बोलते हैं, उसको आप फैलोगे तो धीरे धीरे जाएगी, ड्यू टू इट्स हाई विस्कोसिटी। पेंट है तो धीरे धीरे फ्लो करेगा, ओके। तो विस्कोसिटी मेजर है रेजिस्टेंस का, फ्लो का। और वो किस कारण होता है, इट अराइजेज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। इट इज़ ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन, जो है आपस में जो रगड़ है, इंटरनल फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन बिटवीन, जैसे फ्रिक्शन आपने पहले पढ़ा होगा टायर में कि टायर और रोड,
टायर में ग्रूव्स इसलिए होते हैं कि फ्रिक्शन क्रिएट हो और गाड़ी रोड पे स्लिप ना हो। ओके, इसमें फ्रिक्शन रहेगा लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स में। फ्लूइड की लेयर में फ्रिक्शन होता है। ओके, एज द स्लिप पास्ट वन अनदर, है ना, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती जाती हैं, जिससे कि एज द स्लिप पास्ट वन अनदर एज लिक्विड फ्लो, जब लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है? मेजर है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो का। तो लिक्विड एक फिक्स सरफेस पे फ्लो करता है और लेयर ऑफ जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जो है मॉलिक्यूल्स को होल्ड करते हैं और रेजिस्ट करते हैं लोअर्स का। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। ओके, when a liquid flow over a fixed surface, the layer of molecules in the immediate contact of surface is स्टेशनरी। जिस सरफेस पे है वो वहीं रहती है, वो स्टेशनरी रहती है और ये काइनेटिक फॉर्म में ये फ्लो करता है। वेलोसिटी की जो अपर लेयर की हैं वो इंक्रीज होती हैं जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम द फिक्स लेयर इंक्रीजेस। फिक्स लेयर से इंक्रीज होता है। नीचे वाली लेयर फिक्स्ड रहती हैं और ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं वो उनमें मूवमेंट होता है। द लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द इमीडिएट कॉन्टैक्ट वो स्टेशनरी रहती है। अपर लेयर का इंक्रीज होता है, ये देखिए, जैसे मान लो ये लेयर्स हैं, या जैसे ये लेयर्स हैं, like this. These are the layer. There is a gradation of laminar flow. There is a regular gradation of velocity in passing from one layer to another. जिसमें there is a रेगुलर ग्रेडेशन रहेगा एक वेलोसिटी का। एक पेस में जो है एक वेलोसिटी से अलग अलग लेयर जाएंगी। वेलोसिटी इन पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट, उसको बोलेंगे हम लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो ये इसके अंदर बताया गया, लेमिनार फ्लो। ओके, ये अलग अलग इसमें बताया। तो वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट अ डिस्टेंस dz। ओके, तो ग्रेडियंट इज गिवन बाय du अपॉन dz। ये हमने ओके du, और ये हो गया आपका नीचे ले रहोगे u माइनस डी। ओके, इसमें हमें ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी बताया गया है और एरिया बताया गया है। दिस इज द एरिया ऑफ प्लेट ए। तो वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट अ डिस्टेंस dz। ओके, उसको चेंज किया है वैल्यू du, वेलोसिटी ऑफ लेयर, है ना। जो डिस्टेंस है इज du इंस्टेड dz। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा फिर? वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा du अपॉन dz। ओके, कितना डिस्टेंस है?
तो फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए फ्लो ऑफ लेयर के लिए, तो फोर्स किससे प्रोपोर्शनल है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। और ए क्या है? ए इज एरिया ऑफ कांटेक्ट। फ्लो का बताया है कि जो नीचे की सरफेस स्टेशनरी है और ऊपर की कैसे फ्लो करती हैं। ओके, तो F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी जेड। डी यू अपॉन डी जेड क्या है? डी यू अपॉन डी जेड इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये कितने डिस्टेंस पे वो मूव करेगी। चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। तो F में इस तरह से हो जाएगा, F इज इक्वल टू ऑन डी जेड। एन क्या है? कांस्टेंट है, एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। है ना, जो वेलोसिटी लेयर की थी डिस्टेंस डी जेड को, उसको डी यू से चेंज किया हमने। ओके, तो हमने माना ये वाला जो है डी यू डिस्टेंस है, तो साथ में कितने डिस्टेंस तक क्या वेलोसिटी रही, ये हम इसमें कोई ग्रेडेशन बता रहे हैं वेलोसिटी का लेमिनर फ्लो में। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है? इज़ द फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज़ यूनिटी। विस्कोसिटी किसको बोलेंगे? कितना विस्कस है ये तो हमें पता है, पर टेक्निकली क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट इज द फोर्स व्हेन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इज, जो हमने यू लिखा है यूनिटी, इज यूनिटी एंड जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एंड द एरिया ऑफ कांटेक्ट इज यूनिट एरिया। एरिया ऑफ कांटेक्ट इज यूनिट एरिया। तो मेजर कैसे करेंगे? ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसको बोलेंगे हम इज इक्वल टू पास्कल सेकेंड। ओके, या PAS इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर पर सेकेंड। तो CGS सिस्टम में जो है यूनिट ऑफ कोफिशिएंट इज पॉइस। CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कुछ चीज़ें मैं लिख के बता देती हूँ। विस्कोसिटी इज पॉइस, और इसमें क्या है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट की यूनिट ये 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो लेमिनर लेयर में हमने इस तरह से इसमें फ्लो बताया है विस्कोसिटी का। तो इसमें हम एक बार दोबारा इसको देख लेंगे। जब लिक्विड फ्लो करता है फिक्स सरफेस पे, तो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स इन द इमीडिएट कांटेक्ट ऑफ सरफेस में है,
वो स्टेशनरी होती हैं। ओके, सरफेस पे जो है वो स्टेशनरी होती हैं अपर लेयर वाली। तो वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर कब इंक्रीज होगी? जब द डिस्टेंस इंक्रीज होगा ऑफ द लेयर फ्रॉम द फिक्स लेयर से डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो इस फ्लो को बोलते हैं रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी होती है वन लेयर से दूसरी लेयर में। ओके, तो जो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स इमीडिएट कांटेक्ट में हैं सरफेस के, वो स्टेशनरी होती हैं। और वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर इंक्रीज होती है जैसे जैसे डिस्टेंस अपर लेयर एज द डिस्टेंस ऑफ द लेयर्स फ्रॉम द फिक्स लेयर से जब डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो फ्लो होने लग जाता है। और इसको हम बोलते हैं रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी। When a liquid flows over a fixed surface, the layer of molecules in the immediate contact of surface are stationary. The velocity of upper layer increases as the distance of layer from the fixed surface. जैसे जैसे डिस्टेंस इनका इंक्रीज होएगा लेयर्स का, तो ऊपर का भी सरफेस का भी मूवमेंट चालू हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से लेमिनार फ्लो बोला गया उसको। तो वन पॉइस को हम यहाँ पे यूनिट की ग्रेडेशन हमने पढ़ लिया था। फिर हमने कोफिशिएंट पढ़ा, वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा, डी यू अपॉन डी जेड जो चेंज है वेलोसिटी में डिस्टेंस के कारण। ओके, ये हमने पढ़ा डिस्टेंस के कारण जो चेंज आया है वेलोसिटी में, डी यू अपॉन डी जेड। ओके, ए क्या है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फ्लो को हमने लेमिनार फ्लो को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, कितना एरिया कांटेक्ट है, फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट चेक किया हम। तो पॉइस हमने बताया अभी, इसमें पॉइस इज़ द यूनिट। तो इसको और आगे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें कि वन पॉइस इज इक्वल टू ओके, और किलोग्राम में अगर करेंगे तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना लिक्विड स्लो फ्लो करेगा। विस्कोसिटी मतलब जितना गाढ़ा होगा कुछ भी मिश्रण, आप कुछ बहुत गाढ़ा पेंट है आपके, उसको फ्लो करेंगे तो उतना ही वो स्लो फ्लो करेगा। मोर स्लोली द लिक्विड फ्लोज। क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डेर वाल्स फोर्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू कॉज हाई विस्कोसिटी। हाई विस्कोसिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? वॉन डेर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्रेटर विस्कोसिटी ड्यू टू वॉन डेर वाल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ग्लास जो है सबसे एक्सट्रीमली विस्कस होता है, क्योंकि कहीं इसकी प्रॉपर्टी ग्लास जो होता है वो एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड होता है, और इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी सॉलिड से सिमिलर होती है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ ग्लास को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप थिकनेस देखते हैं विंडो पेन्स की ओल्ड बिल्डिंग्स की। दीज बिकम थिकर एट द बॉटम, नीचे से और मोटी होती हैं टॉप की जगह, है ना। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेस। ये हमने पहले ही पढ़ा था, जब टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है? विस्कोसिटी। ओके, इसको एक बार फिर से ले लेते हैं। क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है।
हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि क्या होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ओवर एनर्जी एंड कैन ओवर द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे स्लिप होके एक के ऊपर एक जाते हैं लेयर्स के बीच में, और विस्कोसिटी कम हो जाती है। ओके, तो ये सब जो हैं बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, पर ये अगर माइंड में क्लियर नहीं है तो आपको वो समझ नहीं आएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, बट इसके पीछे केमिकल रीजंस क्या हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, उनकी यूनिट क्या है, दैट यू शुड नो। ओके, अब तक हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी, हाँ तो हमें पता है कि क्या होता है, पर अगर आता है कि विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करो तो आपको साइंटिफिकली केमिस्ट्री के हिसाब से आप पता होना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू राइट इन दैट। नहीं तो जितना आपको पता है वो तो 2 लाइन में पूरा हो जाएगा जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। तो हायर क्लासेस के हिसाब से लिखना है तो आपको उसके साइंटिफिक रीजन विस्कोसिटी के पीछे, उसकी यूनिट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, सब एक्सप्लेन करना होगा। तो ये आपका चैप्टर ओवर हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।